जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए नई सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हमने उत्तराखंड का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास, जिसके अंतर्गत आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है उत्तराखंड में टिहरी रियासत। तो ज्यादा नहीं कहते हुए हम अपनी क्लास को वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा से पहले रिकॉल करते हैं कि हमने क्या देखा था। हमने ये देख लिया था कि हमारे उत्तराखंड में उस टाइम पे जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई थी, उस टाइम पे ब्रिटिश कालीन में, उस टाइम पे कुछ इस प्रकार से बनी थी कि यहाँ पे हमारे मतलब कि दो शासन यहाँ पे शासन कर रहे थे, जिसमें से कि मैंने कहा था कि अलकनंदा नदी के पूर्वी क्षेत्र को हम कहते हैं टिहरी रियासत, क्या कहते हैं, जहाँ पे राजशाही चली थी। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि कहीं ना कहीं राजा का शासन हुआ करता था। और बचे हुए पूरे के पूरे क्षेत्र में तुम्हारे पास कौन यहाँ पे शासन करते, ब्रिटिश। कौन करते, ब्रिटिश। और यहाँ पे मैंने कहा था कि इस क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित किया गया, जिसमें कि यहाँ पे एक ही प्रशासक के तौर पर यहाँ पे शासन प्रशासन चलता था, जिसे हम कहते हैं कमिश्नर। क्या कहते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक यहाँ पे सरकारी कर्मचारी नियुक्त होता था, जो कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र का शासन भी और प्रशासन भी, पूरा के पूरा न्याय प्रणाली जो भी है वही चलाता था, जिसे कि हम कहते हैं कमिश्नर। क्या कहते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे टिहरी रियासत। और टिहरी रियासत में हमने देखा था कि यहाँ पे सुदर्शन शाह, फिर तुम्हारे पास कौन थे, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, और अभी कीर्ति शाह, फिर हमने पढ़ते नरेंद्र शाह। क्या पढ़ते, नरेंद्र शाह। अब नरेंद्र शाह हमको पढ़ना है यहाँ से। नरेंद्र शाह 1913 से, मैंने कहा था कि 1913 से लेकर 1946 तक, कहाँ होता है 1946 तक यहाँ पे शासन करते हैं। और इस नरेंद्र शाह के मतलब कि जब यहाँ पे नरेंद्र शाह यहाँ पे क्या थे, आपके राजा थे, तो उनके शासनकाल के दौरान यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं होते हैं, वो हमको आज की क्लास में यहाँ पे चर्चा करनी है। ठीक है, और इससे पहले यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण, इससे पहले हमने थोड़ा बहुत किसकी बात की थी, 30 मई 1930 को हुए, 30 मई 1930 को तिलारी कांड क्या हुआ था, तिलारी कांड हुआ था। ठीक है, मैंने कहा था कि उत्तरकाशी के रवाय क्षेत्र में, रवाय परगने में एक यमुना नदी के तट पर तुम्हारे पास एक मैदान है, उसका नाम तुम्हारे पास है तिलारी का मैदान। क्या है, तिलारी का मैदान। और उस तिलारी के मैदान में एक तिलारी नामक कांड होता है, जिसमें कि मैंने कहा था कि वहां पे नरेंद्र शाह के तुम्हारे पास कौन थे, दीवान चक्रधर जुयाल द्वारा वहां पे नथु सजवान के नेतृत्व में वहां पे गोलियां चलाई जाती है हमारी प्रजा पर। और वहां पे मैंने कहा था कि 250 से 300 लोगों की वहां पे तुम्हारे पास होती है, डेथ होती है। बाद में उस पर कमेटी बनती है, जिसमें कि वहां पे जो तुम्हारे पास चक्रधर जुयाल थे उनको वहां पे घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, कि तुम्हारे पास क्या है, निर्दोष है। ठीक है, तो उसका वहां पर तक हमने पूरा क्लियर कर था। अब देखने की इसके बाद यहाँ पे टिहरी रियासत में मतलब कि प्रजाओं के बीच में एक प्रकार से विद्रोह उत्पन्न हो गया था। क्यों गया था, अब देखो, आप लोग खुद देखो कि आप राजा, जिसे आप शुरुआत से प्राचीन काल से ही आप जिसे बोलंदा बद्रिश के कहते हैं, बोलंदा बद्रिश मतलब जिसे हम एक भगवान भगवान तक मान रहे अपनी जनता, और वो हमारे जनता पर ऐसे तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं। तो इस कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे मतलब कि जो यूथ आएंगे उनके बीच कुछ ना कुछ हो जाएगी, नए नए यहाँ पे विचारधारा उत्पन्न हो जाएगी। अब देखो, क्योंकि एक जनरेशन में, ठीक है, एक जनरेशन के बाद सपोज यार, अब देखो, जरूर नहीं है कि जो हमारे दादा लोग मानते हैं वो उनकी पीढ़ी मतलब कि हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए मान सकते हैं कि जो तुम्हारे पास जो टिहरी रियासत थी, इससे पहले के लोग तो पूरा का पूरा राजा के मानते, देवता समान के मानते। लेकिन अब आप धीरे धीरे देखो कि अब तुम्हारे पास आधुनिक काल में धीरे धीरे यहाँ पे शिक्षा मतलब कि जो तुम्हारे पास पश्चिमी एजुकेशन है, जो ब्रिटिश लोग हैं, वहाँ पे शिक्षा का बहुत ज्यादा हो गया है। लोग उतने आडम्बर नहीं है, रूढ़िवादी को धीरे धीरे पीछे छोड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे अब आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे किस प्रकार से राष्ट्रवादी विचारधारा उत्पन्न हो जाती है। तो आज हम लोग यही चीज देख रहे हैं। अब इसको ढंग से समझने की अब थोड़ा सा यहाँ पे पृष्ठभूमि देखनी पड़ती है कि धीरे धीरे किस प्रकार से यहाँ पे विद्रोह होता है, राजशाही के विद्रोह किस प्रकार से यहाँ पे शुरू होते हैं। तो सबसे पहले इसमें नरेंद्र शाह में हमने देखा आज श्रीदेव सुमन, जो एक महान क्रांतिकारी उभर के आते हैं, जो कि हम हमारे यहाँ के इस टिहरी रियासत में होने वाले इन घटनाओं को, जो भी इतने प्रकार यहाँ पे दमनकारी यहाँ पे शासन हो रहा था इनका, राजशाही का, उसको हम ब्रिटिश भारत के किसे विद्रोह से मिलाते हैं। ठीक है, अब देखो, क्योंकि अब सब ये इंडिया है, अब यहाँ पे तो तुम्हारा क्या चला, टिहरी क्या चला है, टिहरी रियासत चला है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि किसका, राजशाही के विरोध किसके हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा विद्रोह है तुम्हारे पास किसके, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग ब्रिटिश से उतने परेशानी थे जितने किसे थे, पूरा का पूरा देश तो ब्रिटेन का गुलाम था। लेकिन हम किसके गुलाम है अभी भी, राजा के। हमारे जो यहाँ के लोग होंगे वो कहीं ना कहीं किसके विरुद्ध लड़ेंगे,
राजशाही के। और पूरे के पूरे देश में किसके विरुद्ध में हो रहा है? ब्रिटिश भारत के विरुद्ध, ब्रिटिश भारत के विरुद्ध हो रहे हैं। तो इस राजशाही के विद्रोह को ब्रिटिश भारत के विद्रोह से तुम्हारे पास जोड़ने का एक कार्य किसने किया? तुम्हारे पास श्रीदेव सुमन। इसलिए ये हमको पढ़ना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है। तो अब श्रीदेव सुमन की किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के इतिहास में या टिहरी रियासत में यहाँ पे एंट्री होती है, थोड़ा सा उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे थे श्रीदेव सुमन, ठीक है। श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम तुम्हारे पास है श्रीदत्त बडोनी। क्या है? इसमें थोड़ा सा लिखना है कि श्रीदत्त बडोनी। ये तो उसको ढंग से देखना आप लोग। एक प्रकार से जो श्रीदेव सुमन थे वो एक प्रकार से यहाँ पे क्या थे? क्रांतिकारी। क्या थे? क्रांतिकारी थे। अब उनका जो मूल नाम है वो है श्रीदत्त बडोनी। उनका जन्म हुआ था 25 मई सन 1916 को चंबा के जौल गांव में। कहा हुआ था? चंबा के जौल गांव में। गांव का नाम तुम्हारा जौल गांव है जो टिहरी के चंबा में पड़ता है। अब देखो वहां पे तुम्हारे पास क्या टिहरी रियासत चल रही है? क्या चल रही है? टिहरी रियासत चल रही है। अब उस इनके पिता का नाम था हरिराम बडोनी। क्या था? हरिराम बडोनी था, जो कि पेशे से एक तुम्हारे पास के थे डॉक्टर के थे, डॉक्टर थे। ठीक हो गया। और उसके बाद इनकी माता का नाम अगर आगे तो इनकी माता का नाम था तारा देवी। ठीक है, क्या था? तारा देवी। और इनकी पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी। क्या है? विनय लक्ष्मी, जो कि इससे पहले एसएससी के पेपर में भी पूछ लिया गया। ठीक है, एक बार ये पूछा था कि सिद्धू सुमन की पत्नी का नाम क्या है, तो क्या है? विनय लक्ष्मी। ठीक है, तो इतने महान क्रांतिकारी है हमारे इसमें, इतनी बड़ी इन्होंने यहाँ पे शहादत दी थी। ठीक है, अपनी मात्र 28 साल की उम्र में इन्होंने क्या करते हैं यहाँ पे शहादत दी थी। ठीक है, वो आगे क्लास में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे हो गया था। तो ये एक पेशे से ये डॉक्टर थे। कौन? सुखदेव सुमन के पिताजी के थे एक डॉक्टर थे, जो कि मलेरिया से बाद में अपने गांव में, मतलब कि अपने क्षेत्र में मलेरिया, जिनको मलेरिया हो जाता था उनके इलाज में बाद में इनको भी मलेरिया से इन्फेक्शन हो गया था, जिससे कि इनकी तुम्हारे पास हो जाती है डेथ हो जाती है। किनकी? हरिराम बडोनी जी की। फिर उसके बाद पूरा का पूरा जो घर का जो तुम्हारे पास जिम्मा है वो किनके कंधों में आ गया था? तारा देवी और उनके पुत्र श्रीदेव सुमन के बीच में। कैसे न कैसे इन्होंने यहाँ पे अपनी प्रारंभिक शिक्षा तुम्हारे पास कहाँ पे की थी? पूरी चंबा में की थी। कहाँ की थी? चंबा में की थी। उसके बाद ये अपनी जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए तुम्हारे पास कहाँ गए थे? देहरादून में। कहाँ गए थे? देहरादून में आ गए थे। अब यहाँ से देखो आप लोग, कभी जैसे कि अब देखो किसी भी चीज को जोड़ने के लिए किसी न किसी का होना, सहयोग होना क्या है? जरूरी। किसी विचारधारा से, अब देखो जब तक आप उसके परिवेश में नहीं जाएंगे तो आपको जरूर नहीं है कि आप उस विचारधारा से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो जब सिद्ध सुमन यहाँ पे देहरादून आते, कहाँ आते हैं? देहरादून आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब यहाँ पे देहरादून में यहाँ पे श्रीदेव सुमन जी आते हैं, अब देखो उनकी विचारधारा किस प्रकार से। अब सिर्फ वो एक गांव के, मतलब कि एक छोटे से एक मिडिल क्लास के एक भोले भाले के वो स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट है। ठीक है, अब देखो जब वो यहाँ पे उनकी एंट्री देहरादून में होती है, जब यहाँ पे परीक्षा के लिए आते हैं, तो उनके जो तुम्हारे पास उस टाइम पे देश में आप लोगों को पता है कि भारत में कितनी चीजें चल रही है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ जो तुम्हारे पास टी रियासत है। ठीक है, आपको इस चीज को ध्यान में लेके चलना है। पूरे के पूरे क्षेत्र में तुम्हारे पास कौन है? ब्रिटिश। कौन है? ब्रिटिश है। और यहाँ पे तुम अब पूरा पूरा देश में जो तुम्हारे पास राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं, चाहे तुम्हारे पास असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय विनय आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, वो सारे किसके विरुद्ध चल रहे हैं? ब्रिटिश के विरुद्ध चल रहे हैं। और हमारा जो तुम्हारे पास जितने भी रियासतें थी वो कहीं ना कहीं से किसी के वो थे? ब्रिटेनों के क्या थे? पक्ष में थे। क्यों थे? क्योंकि इनको राजा किसने बनाया था? ब्रिटिश सेना ने ही बनाया था। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये समझो कि टिहरी रियासत का ब्रिटिश को पूरा पूरा सहयोग था। और इसलिए यहाँ पे जितने भी तुम्हारे पास इस टिहरी रियासत में तुम्हारे पास क्या होंगे, जितने भी क्या होंगे तुम्हारे पास नेता क्या होंगे, उनको दो चीजों से लड़ना है। ब्रिटेन से तो लड़ना है और अपने राजशाही दरबार से भी लड़ना है। ये चीज आपको ढंग से देखना है। अब जब यहाँ पे कौन? श्रीदेव सुमन जी यहाँ पे देहरादून में इनकी एंट्री होती है। कहाँ होती है? देहरादून में। उस टाइम का जो ईयर था वो था तुम्हारे पास 1930। क्या था? 1930 साल था। और 1930 में आप लोगों को पता है कि भारत में क्या होता है तुम्हारे पास? नमक सत्याग्रह। क्या होता है? नमक सत्याग्रह हो जाता है। और महात्मा गांधी के आह्वान पर जहां भी जो लोग हैं वहां पे तुम्हारे पास क्या करते हैं? नमक कानून को तोड़ करके नमक सत्याग्रह को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या उस थोड़ा नमक सत्याग्रह में पता करते हैं, मतलब कि कुल मिला के हमको अंग्रेजों का क्या करना है? विरोध करना है। क्योंकि जब उस टाइम पे समुद्र में जितने हमारे पास क्या बनता है? नमक। क्या बनता है? नमक। तो नमक बनने पर भी, नमक बनाने पर भी हमें अंग्रेज सरकार को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम खुद जाके यहाँ पे टैक्स बनाओ। क्या बनाओ? मतलब कि नमक बनाओ और नमक को बेचो। क्या करो?
नमक बनाओ, नमक को बेचो, तुमको नमक बनाने पर कोई भी टैक्स अंग्रेजों को नहीं देना है। क्या कुल मिलाकर के उनका क्या करना है? असहयोग करना है। तो जब यहाँ पे 1930 में यहाँ पे नमक सत्याग्रह हो जाता है, तो इसमें तुम्हारे पास कौन आते हैं? श्रीदेव सुमन। इससे श्रीदेव सुमन भी बहुत प्रभावित है, ठीक है? श्रीदेव सुमन ये भी एक गांधीवादी थे, क्या थे? गांधीवादी, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा देखना है कि अब देखो यहाँ पे शिवदेव सुमन जब यहाँ पे आते हैं तो 1930 में, ठीक है? तो 1930 के नमक सत्याग्रह का थोड़ा-थोड़ा हमारे उत्तराखंड में अब देखो ये नमक अधिकतर कहाँ बनते हैं? समुद्र के किनारे। जो भी तुम्हारे पास क्या होता है? खारा पानी क्या होता है? खारा पानी। जहाँ जितना ज़्यादा खारा पानी होगा वहाँ उतना क्या होगा तुम्हारा? नमक का प्रोडक्शन होगा ना? और ज़्यादा खारा पानी तुम्हारे पास कहाँ होता है? समुद्र में। कहाँ होता है? समुद्र के किनारे होता है। तो देहरादून मतलब कि जो हमारे पास देहरादून वाला क्षेत्र है, हमारे यहाँ तो उतना है नहीं क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी नदियाँ आती है डायरेक्ट तुम्हारे पास कहाँ से आती है? हिमालय से। कहाँ से आती है? हिमालय से आती है। वो तो तुम्हारे पास कौन सा पानी है? प्योर पानी। कौन सा पानी है? और वो तुम्हारे पास कौन सा पानी है? मीठा पानी। क्या है? मीठा पानी है, ठीक है? इस पानी को आप अब हमारे यहाँ के नदियों का पानी हम पी सकते हैं क्योंकि मीठा पानी है, लेकिन समुद्र का सबसे ज़्यादा क्या होता है तुम्हारे पास? खारा पानी क्या होता है? इसी से तुम्हारे पास क्या बनता है? नमक बनता है। लेकिन जब यहाँ पे 1930 में नमक सत्याग्रह चल रहा देश में, उस टाइम आपको थोड़ा-सा ये याद रखना है इसका हमारे देहरादून में या हमारे राज्य में थोड़ा-सा कहाँ पड़ता है? देहरादून कहाँ पड़ता है? देहरादून में। और एक जगह होती है तुम्हारे पास खारा खेत। क्या है? खारा खेत। ये खारा खेत तुम्हारे पास देहरादून में पड़ती है। जो तुम्हारे पास है ये प्रेमनगर वाले क्षेत्र। कौन सा है? प्रेमनगर के खारा खेत नामक जगहों पर तुम्हारे पास नूनी नदी। कौन सी नदी? नूनी नदी से। कहाँ से? नून जितने भी तुम्हारा थोड़ा बहुत जितना भी खारा पानी होगा उनको इन्होंने एक भगोने में रखा था और उससे तुम उसके आश्वासन से तुम्हारे पास क्या हो गया था? यहाँ पे थोड़ा सा क्या बन गया था? नमक। क्या बन गया था? कुल मिलाकर के जितने भी तुम्हारे सत्याग्रही थे उनको नमक बनाना था। क्या बनाना था? नमक बनाना था। नमक की मात्रा उतनी यहाँ पे है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसका हमको कहाँ पे देखने मिलता है? खारा खेत में। कहाँ देखने मिलता है? खारा खेत प्रेम मिलता है। इस खारा खेत वाले जगहों पर 27 लोगों ने, किन लोगों ने? 27 लोगों ने तुम्हारे पास क्या था? नमक कानून तोड़ा था। क्या तोड़ा था? नमक कानून तोड़ा था और उसमें तुम्हारा सिरदेव सुमन भी थे, सम्मिलित थे। और 1930 में पहली बार सिरदेव सुमन को तुम्हारे पास क्या हुआ था? यहाँ पे जेल आती है। देखो सरकार के विरुद्ध जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं तुम्हारी क्यों जाएगी? जेल जाएगी। तो सबसे पहले 1930 में जैसे वो यहाँ पे आते हैं देहरादून में, तो नमक सत्याग्रह में भाग लेते हैं। महात्मा गांधी से वो बहुत प्रभावित थे और उसी टाइम इनको पहली बार तुम्हारे पास यहाँ पे जेल भेज दिया जाता है। ठीक हो गया यहाँ पर, ठीक है? तो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि नमक सत्याग्रह जो तुम्हारे पास नमक सत्याग्रह था, उसका थोड़ा-थोड़ा हमें कहाँ देखने को मिलता है? उत्तराखंड के देहरादून के खारा खेत में। कहाँ मिलता है? प्रेमनगर के खारा खेत में मिलता है। नूनी नदी से 27 लोगों ने यहाँ पे नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है? अब यहाँ से आगे क्या होता है देखो, यहाँ से अब सिरदेव सुमन की उसमें किया गया होगा, ठीक है? अब जब यहाँ पे सिरदेव सुमन यहाँ पे मैंने कहा था कि अब यहाँ पे तुम्हारे पास कहाँ चलेगी? जेल चलेगी, ठीक है? अब उस टाइम पे आपको पता है कि जितने भी स्कूल देखे थे स्कूल थे उस उन पे कहीं न कहीं किनका अधिकार था? अंग्रेज़ों का अधिकार था, ब्रिटिश का अधिकार था। अगर आपको स्कूलों में पढ़ना है, तो आपको अगर आप देखो आप ब्रिटिश लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो वहाँ प्रिंसिपल होगा ब्रिटिश होगा, ठीक है? आप उन्हीं के विरुद्ध होंगे तो कहीं न कहीं आपको स्कूल से कर देंगे वो, निष्कासित कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सिविल सुमन जब यहाँ से आते हैं तो उनको यहाँ पे कॉलेज में वो नहीं मिलती है, तो दाखिल नहीं करने देते। तो उसके बाद तुम्हारे पास सिरदेव सुमन तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास स्नातक परीक्षा कौन सी परीक्षा है? स्नातक की पढ़ाई के लिए स्नातक की पढ़ाई के लिए तुम्हारे पास कहाँ जाते हैं? लाहौर। कहाँ जाते हैं? लाहौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लाहौर जाते हैं और लाहौर में मैंने कहा था कि एक तुम्हारे पास उस टाइम पे एक कॉलेज था, उसका नाम था तुम्हारे पास नेशनल कॉलेज था, नेशनल कॉलेज। एक नेशनल कॉलेज था और इसकी स्थापना की तुम्हारे पास लाला लाजपत राय। किसने की थी? लाला लाजपत राय। अब क्यों किया था इसकी स्थापना? क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे भारत में 1919 जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद यहाँ पे असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे अंग्रेजों का बहिष्कार होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए जितने भी स्कूलों में से बच्चे थे, जितने भी ब्रिटिशकालीन मतलब जितने भी अंग्रेजों के स्कूल थे, वहाँ से बच्चों को निकाल देते थे और इसी के लिए लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, जहाँ की ये निकाले हुए क्रांतिकारी टाइप के लड़के तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कहाँ आते थे? इस नेशनल कॉलेज में आते थे, ठीक है? और इसी नेशनल कॉलेज में तुम्हारे पास क्रांतिकारी का था, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी कौन सी वाली? राष्ट्रवादी विचारधारा विचारधारा से प्रभावित थे। क्या थे? विचारधारा से
प्रभावित थी। और आप लोगों ने सबसे महान क्रांतिकारी आप लोगों ने 2-3 नाम सुने होंगे, जैसे भगत सिंह हो गए, भगत सिंह हो गए, तुम्हारे पास और कौन-कौन थे? सुखदेव थे, कौन थे? सुखदेव थे, राजगुरु थे, कौन थे? राजगुरु थे। ये सारे के सारे महान क्रांतिकारी भी इसी नेशनल कॉलेज से पढ़ कर के आए थे। इन्हीं कॉलेज की इन राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारधारा से ये लोग प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने अपने देश में इन बड़ी-बड़ी क्रांतिकारियों को क्या था? अंजाम देते हैं। और इन्हीं स्कूल से तुम्हारे पास पढ़ के कौन आए थे? श्रीदेव। और यहीं से अपने स्नातक या कॉलेज की पढ़ाई शुरू करके तुम्हारे पास कौन आए थे? श्रीदेव सुमन आए थे। अब यहाँ से देखो जो है सिद्धू सुमन अपना पढ़ के तुम्हारे पास। अब देखो कहीं न कहीं उस कॉलेज की विचारधारा का प्रभाव सिद्धू सुमन के जीवन पर भी पड़ा होगा, ठीक है? क्योंकि देखो ना इस प्रकार के बड़े-बड़े विचारधारा आ रहे हैं, तो अभी तक सिर्फ़ वो अपने टिहरी मतलब कि टिहरी में राजशाही के विरुद्ध लड़े थे, लेकिन वहाँ उनके दिमाग में एक तुम्हारे पास कौन-सा आ गया? राष्ट्रवाद क्या आ गया? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी क्या होता है? अब देखो आप किसी पर्टिकुलर सिर्फ़ अपने सीमित अधिकारों में अगर लड़ रहे हैं, ठीक है? मतलब कि अपने निजी अधिकार किसके लिए? अगर आप अपने निजी अधिकार के लिए एक पर्टिकुलर या विशेष क्षेत्र में अगर आप विद्रोह कर रहे हैं या क्रांतिकारी ले रहे हैं, तो सिर्फ़ तुम्हारे पास एक विशेष क्षेत्रीय आंदोलन क्या है? क्षेत्रीय आंदोलन हो तक सीमित रह जाता है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ना जैसे पूरा भारत है, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ टिहरी में अगर टिहरी के लोग सिर्फ़ टिहरी के लिए तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर तुम पूरे के पूरे अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, पूरे राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा या राष्ट्रवादी आंदोलन कहते हैं, ठीक है? पूरा नेशनल लेवल पे आपको सोचना है। तो अब देखो जैसे अंग्रेज़ तो हर जगह तुम्हारे पास क्या करते? परेशान करके क्या करते? परेशान करते, ठीक है? कोई यहाँ से कर रहा है, कोई वहाँ से कर रहा है, हर जगह उन्होंने परेशान किया था। और हम लोग एकजुट तो कोई सेना तो है नहीं कि हम हथियार लेके मतलब कि सबको एक साथ जाके इनको क्या कर दें? मार दें। तो लेकिन इस छोटे-छोटे जैसे कहीं रियासतों में हो रहा है, जैसे अब हम कुमाऊँ कमिश्नरी में पढ़ेंगे, किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेज़ों को वहाँ विद्रोह किया था, ठीक है? किस प्रकार से यहाँ से किया था। तो अब पूरे के पूरे देश में तुम्हारे पास कौन थी? नेशनल कांग्रेस कौन थी? नेशनल कांग्रेस कर दी। अब यहाँ पे जब सिद्ध दुश्मन इस विचारधारा को यहाँ पर लाते हैं कहाँ पे? अपने उत्तराखंड में। तो जब 1936 में कहाँ पे? सिद्ध दुश्मन यहाँ पे आते हैं 1936 में जब अपनी पढ़ाई शुरू करके यहाँ पर आते हैं कहाँ से? लाहौर से आते हैं, ये विचारधारा लेकर आते हैं, तो कहीं न कहीं उनके मतलब कि पूरे व्यक्तित्व में तुम्हारे पास एक राष्ट्रवादी भावना की क्या हो गई? विचारधारा उत्पन्न हो गई। अब 1936 में जब ये अपने टिहरी में एंटर करते हैं, क्या करते हैं? टिहरी में एंटर लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई विरोध नहीं कर रहा। कोई क्या नहीं कर रहा? विरोध नहीं कर रहा। मतलब कि वहाँ की जनता जागृत नहीं है। जनता क्या नहीं है? जागृत नहीं है। सारे के सारे राजस क्या हो गए? डरे हुए हैं। क्या हो गए? क्योंकि इनको पता है कि 1930 मई 1930 के तिलाड़ी कांड में इतना मतलब कि भयंकर नरसंहार किया था कि वहाँ के जनताओं के मन में तुम्हारे पास क्या हो गई थी? एक प्रकार से डर बैठ गई थी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अब सिरदेव सुमन यहाँ से तुम्हारे पास 1938 में कितने में? सन 1938 में तुम्हारे पास कहाँ से जाते हैं? यहाँ पे सिरदेव सुमन अब ढंग से यहाँ पे आपको नोट करके रखना है कि तुम्हारे पास सिरदेव सुमन थे, कौन थे? सिरदेव सुमन। अब उन्होंने दिखाया कि टिहरी राज्य में तो कोई लड़ नहीं रहा, राजशाही के विरुद्ध में कोई लड़ नहीं रहा, इसलिए सिरदेव सुमन तुम्हारे पास 1938 में जाते हैं तुम्हारे पास कहाँ? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। क्योंकि यहाँ तो कर सकते थे नहीं क्योंकि यहाँ पे राजा क्या थे इनके इनको तो इन्होंने कभी मतलब कि सिद्धू सुमन को अपने राज्य में एंटर करने ही नहीं दिया। तो जब ये 1938 में तुम्हारे पास कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे एक अपना ही संघ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जितने लोग वहाँ पे रहे होंगे ना, कोई टिहरी का होगा, कोई हिमाचल का होगा, कोई कुमाऊँ होगा, तो वहाँ पे एक बनाते हैं गणदेश सेवा संघ। क्या बनाते हैं? गणदेश सेवा संघ। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर आता है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब होती है? तो 1938 में होती है और कहाँ पे होती है? दिल्ली में होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है, कहाँ पे होती है? दिल्ली में होती है। वो तुम्हारे पास कौन करते हैं? श्रीदेव सुमन करते हैं। और अब श्रीदेव सुमन के साथ और भी होंगे ना उसमें, और भी लोग होंगे, ठीक है? अब लेकिन जब ये यहाँ पे आते हैं तो इसी गणदेश सेवा संघ की एक शाखा क्या खोलते हैं? एक शाखा तुम्हारे पास खोलते हैं कहाँ पे? देहरादून में। कहाँ खोलते हैं? देहरादून में खोलते हैं और उसका नाम वो रखते हैं हिमालय सेवा संघ। क्या रखते हैं? हिमालय सेवा संघ। यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये देहरादून में खोलते हैं, ठीक है? अब बशर्ते जब स्टार्टिंग में मानते हैं कि उसका नाम गणदेश सेवा संघ ही रखते हैं, लेकिन बाद में उसका नाम हिमालय सेवा संघ पड़ जाता है, ठीक है? क्या पड़ जाता है? हिमालय सेवा संघ पड़ जाता है, ठीक है?
अब इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, कभी-कभार पेपर में दे कि गर्दे सेवा संघ की स्थापना कहाँ हो रही है? ऑप्शन में क्या करते हैं अधिकतर हम? देहरादून क्या करते हैं? देहरादून। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ होगी तुम्हारे पास? दिल्ली में हो रही है और उसके बाद इसकी एक शाखा देहरादून में खुल जाती है, जिसका कि बाद में नाम परिवर्तन करके हिमालय सेवा संघ रख दिया जाता है। ठीक हो गया 1938 में। अब इससे भी कुछ नहीं होता क्योंकि अधिकतर जनता तुम्हारे पास किसके फेवर में थी? राजा के। जितने भी कर्मचारी होंगे, जितने भी होंगे, अब बच्चे कुछ 2-3 मतलब यहाँ पे किसान थे तो वो क्या ही करते ना इस संघ में जुड़ के। वो तो राजा को टैक्स देने में परेशान थे, ठीक है? राजशाही के विरुद्ध थे, उनके दमनकारी यहाँ पे शासन के विरुद्ध थे, कुछ लड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है? तो आम जनता यहाँ पे कर क्या पाएगी? ये ना छोटा एक टीरी है, तो क्या करवाएगी वो टीरी बताओ? जो तुम्हारे पास ठीक-ठाक प्रतिष्ठित लोग होंगे, जो थोड़ा पढ़े लिखे होंगे या फिर कर्मचारी होंगे, वो तुम्हारे पास किसके उसमें थे? राजा के पक्ष में। किसके वजह से? राजा के पक्ष में, क्योंकि उनको कहीं न कहीं से तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास उनकी सैलरी आती है, वो तुम्हारे पास क्या कहाँ से आती है? राजकोष। कहाँ से आती है? वो राजा के विरुद्ध तो जा नहीं सकते हैं। तो लगाओ कि सिर दुश्मन को यहाँ पे कितना लड़ना पड़ेगा अपने राज्य में, अपने राजशाही के विरुद्ध, इतना अच्छा पढ़ा लिखा। जब ये मैंने कहा था कि वहाँ लाहौर से पढ़ के आए थे, तो वो यहाँ पे कविता भी लिखते, क्या लिखते? कविता। वो कविता तुम्हारे पास ये जब यहाँ पे कविता लिखते थे, वो तुम्हारे पास सुमन नाम से, किस नाम से? सुमन नाम से लिखते और उनकी कविताओं का संग्रह तुम्हारे पास है सुमन सौरभ, किसमें? सौरभ सुमन, किसमें? सौरभ सुमन नाम से है। किस नाम से है? सौरभ सुमन नाम से अपने क्या कविताएं छापे थे, इसलिए इनका नाम तुम्हारे पास क्या पड़ गया? श्रीदत्त बड़ौनी के नाम पे तुम्हारे पास क्या पड़ गया? श्रीदेव सुमन पड़ गया, ठीक है? कभी अगर पेपर में आता है तो सौरभ सुमन नाम से अपनी कविताएं लिखते थे, जिसके पास उनका नाम क्या पड़ गया यहाँ पे? श्रीदेव सुमन पड़ गया। अब जब ये यहाँ पे 1938 में क्या होता है? 1938 में एक आपको याद रखना कि अखिल अखिल भारतीय हिमालय हिमालय सम्मेलन क्या होता है? हिमालय सम्मेलन कब होता है? 1938 में। अखिल भारतीय हिमालय पर्वतीय सम्मेलन या पर्वतीय सम्मेलन वो तुम्हारे पास कब होता है? 1938 में होता है और वो तुम्हारे पास होता है दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में। अब यहाँ पे पहाड़ से अब सिर्फ गढ़ देश मतलब कि तीर की बात नहीं आ रही है, यहाँ पे पूरी की पूरी पर्वतीय की बात क्या आ रही है? पर्वतीय के जो तुम प्रतिष्ठित लोग होंगे या थोड़ा जानकार लोग होंगे, वो इस सम्मेलन में यहाँ के संस्कृति को बचाने के उसमें या फिर यहाँ के लोगों के अधिकारों के बारे में करने के लिए एक यहाँ पे अखिल भारतीय पर्वतीय सम्मेलन दिल्ली में होता है। और इसमें तुम्हारे पास आपको याद रखना कि इसमें भी तुम्हारे पास कौन जाते हैं? सिद्धदेव सुमन जाते हैं और यहाँ सिद्धदेव सुमन जाते हैं। अब देखो जो हमारे पास उस टाइम पे था कुमाऊँ क्या था? कुमाऊँ। कुमाऊँ में तो ब्रिटिश शासन थे, लेकिन वहाँ से भी मैंने कहा था कि बड़े-बड़े नेता उभर के आ गए थे, जिसमें कि मैंने कहा था कि बद्रीदत्त पांडे क्या? बद्रीदत्त पांडे इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। गढ़वाल से कौन लेते हैं? श्रीदेव सुमन और यहाँ से कौन लेते हैं? गढ़वाल से बद्र पांडे और ये इनको अपने यहाँ के बारे में बताते कि यार हमारे यहाँ पे राजा ने इस प्रकार से यहाँ पे क्या है अत्याचार किया है, अपने हमारे जनता पर इस प्रकार से अत्याचार किया है, हमको इनके विरुद्ध लड़ना है, यहाँ पे राजशाही को क्या करना है? हमको खत्म करना है, क्या करना है? खत्म करना है। तो इससे बद्रीदत्त पांडे सिरदेव सुमन से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं कुमाऊँ और गढ़वाल के थोड़ा से जो वहाँ पे आम जनता थी, क्या थी? आम जनता की थी, उनके बीच आपस में समन्वय पैदा हो जाता है। अब यहाँ से थोड़ा आपको एक चीज़ याद नहीं है, जो इस ये अखिल भारतीय पर्वतीय सम्मेलन 1938 का हो रहा था, इसमें तुम्हारे पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, ठीक है? एक अतिथि के तौर पर सुभाष चंद्र बोस भी इसमें आए थे और वो इन लोगों से ये भी कहते हैं अब देखो कोई न कोई अगर उस सम्मेलन में जाए है तो वही लोग जाएँगे जो कि अपने राज्य में क्या है? परेशान हो के क्या हो गए? अपनी जनताओं के लिए परेशान हो के, ठीक है? अपने कोई राजशाही के लिए, कोई ब्रिटिश के लिए। अब बीडी पांडे जा रखे यहाँ तो कोई राजशाही है ना? कुमाऊँ में क्या है तुम्हारे पास? कमिश्नर है क्या है? तो मतलब कि अंग्रेज़ों के नियमों के विरुद्ध जा रखे वहाँ। यहाँ पे तुम्हारे पास सिद्धेव सुमन जी टिहरी रियासत के उनके विरुद्ध जा रखे हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास सुभाष चंद्र बोस जी थे वो इन जितने भी यहाँ पे लोग आए थे उनको कहते हैं कि अपनी रियासत के सभी राजाओं से कहो कि तुम अपने अंग्रेजों का क्या कर दो? साथ छोड़ दो। बोस जी ये कहते हैं कि तुम यहाँ पे अंग्रेजों का क्यों छोड़ दो? अपने राजाओं से कहो कि तुम अपने मतलब कि इन अंग्रेजों का साथ छोड़ दो, ठीक है? लेकिन अगर कोई नहीं मानता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 562 कितनी रियासतें थी उस टाइम पे? 562 रियासतें थी पूरे भारत में लगा लो। जिसमें कि आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग प्रतिभा में जम्मू कश्मीर, एक तुम्हारे पास जूनागढ़, एक तुम्हारे पास हैदराबाद। कौन-सा? हैदराबाद। ये मतलब कि भारत में मिलाना चाह रहे थे, कोई मतलब कि अपना वो करना चाहते थे, लेकिन बाद में आपको पता है कि ऑपरेशन कहीं पे ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन कुछ भी चलाया गया यहाँ पे किनके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई
पटेल के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने कहा था कि जब कोई राजा आपकी बात नहीं मानता है, तो तुम खुद यहाँ पे अपना एक संगठन बनाओ, मतलब जिसे हम कहते हैं प्रजा का, अपने जितने भी उस रियासत के लोग हैं, वो आपस में मिल करके एक तुम्हारा संयुक्त रूप से एक संगठन बनाओ अपनी प्रजा का। तो उसे कहते हैं प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए, मतलब कि प्रजा का स्वयं बनाया गया एक राजशाही के विरुद्ध, उसे हम कहते हैं प्रजामंडल, कहते हैं प्रजामंडल। तो इस 1938 के सम्मेलन से जितने भी तुम्हारे पास महान क्रांतिकारी या नेता लोग थे, वो अपने राज्य में अपने अपने प्रजामंडलों की स्थापना करते हैं। तो टिहरी राज्य में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना, थोड़ा सा एक लिख दो, 23 जनवरी 1939 में, कितने में, 1939 को तुम्हारे पास टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। क्या होती है? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। और वो तुम्हारे पास कौन करते हैं? श्रीदेव सुमन जी करते हैं। और तुम्हारे पास कहाँ करेंगे? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप कहीं पर लोग तुक्का भी लगाते हैं। सपोज हमारा टिहरी है, अगर टिहरी के यहाँ पे तुम्हारे पे देहरादून क्या है, तो टिहरी में कोई ना कोई यहाँ पे ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां हो ही नहीं, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास कौन है? राजा है। कौन है? राजा लोग हैं, उनकी सेनाएं वहां पर है। तो हमेशा जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां होगी हमारे पास कहाँ होगी? देहरादून होगी। तो इसलिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन जी द्वारा 23 जनवरी 1939 को तुम्हारे पास कहाँ होती है? देहरादून में होती है। कहाँ होती है? देहरादून में होती है। अब ये प्रजामंडल क्या है? ये उस मतलब कि उस टिहरी राज्य की, मतलब कि उस रियासत के उन लोगों का एक समूह है जो कि इस राजशाही के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं। तो उसकी स्थापना तुम्हारे पास कब होती है? 23 जनवरी 1939 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रजामंडल, ठीक है। ये लास्ट तक जब तक टिहरी का पूरे भारत में विलय नहीं हो जाता है, तब तक ये हमारे ये संगठन तुम्हारे पास राजा को क्या कर देता है? बहुत परेशान कर देता है। और राजा इस प्रजामंडल को तुम्हारे पास मान्यता नहीं देता है। अब कोई राजा इसको मान्यता देगा? अगर अब इस मंडल का काम ही यही है कि अपने राज्य में तुम्हारे पास जितने भी राजा के द्वारा गलत गलत नियम कानून बन रहे हैं, उनके विरुद्ध तुम्हारे पास क्या करना है? यहाँ पे आवाज उठाना। तो कोई राजा चाहेगा कि मेरी जनता मेरे खिलाफ बोले? नहीं बोलेगा। इसलिए कभी भी प्रजामंडल को यहाँ पे मान्यता या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। अब यहाँ के बाद क्या होगा? देखो, अब 1939 में यहाँ पे टिहरी राज्य में श्रीदेव सुमन द्वारा यहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। और इसके 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद 1941 में, कितने, 1941 में प्रजामंडल की एक तुम्हारे पास क्या होता है? प्रजामंडल का एक सम्मेलन होता है। क्या होता है? सम्मेलन होता है, प्रजामंडल सम्मेलन, कि कौन कौन लोग इसमें मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना कि जो तुम्हारे पास टिहरी रियासत कहाँ से है? टिहरी रियासत है, ठीक है। अब आपको एक थोड़ा सी इसमें एक चीज याद रखना है, थोड़ा सा देखना है हमें किस प्रकार से हमारे प्रजामंडल का यहाँ पे विस्तार होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा देखना आप लोग। यहाँ पे जैसे टिहरी राजा है, कौन सा राजा है? टिहरी। यहाँ पे तुम्हारे पास कौन है? राजा कौन है? राजा तुम्हारे पास कौन है? नरेंद्र शाह। कौन है? नरेंद्र शाह है, ठीक है। लास्ट सेकंड है तुम्हारे पास, नरेंद्र शाह है। अब ये 1940 कितने में, 1940 में एक आयकर कानून पारित करते हैं। क्या करते हैं? एक आयकर कानून पारित करते हैं। और इस कानून के अंतर्गत ये लिखा गया था, जो भी मतलब कि जो भी तुम्हारे पास यहाँ पे कर्मचारी, क्या, जो भी आदमी, प्रति व्यक्ति आदमी, कोई भी इस राज्य में रहने वाला आदमी अगर पर मंथ अगर 2,000 रुपए, कितने रुपए? 2,000 रुपए अगर कमाता है, तो उस पर तुम्हारे पास क्या पड़ेगा? टैक्स पड़ेगा, लगा लो। तो मतलब कि जो इस राज्य के थोड़े बहुत ऐसे वाले कर्मचारी थे जो कि जिनकी तनख्वाह अगर इतनी थी, उनको भी राजा को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ रहा है। इसीलिए इस प्रजामंडल के सम्मेलन में यहाँ पर इस टिहरी से तुम्हारे पास कितने लोग आते? 55 कितना आते? और जिसमें से कि इन 53 लोगों ने यहाँ पर पे प्रजामंडल को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। और इसमें से सिर्फ तुम्हारे पास 2 लोग तुम्हारे पास कहाँ जाते हैं? टिहरी में दोबारा चले जाते हैं। और जितने भी कर्मचारी थे, इन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और हमारे इस प्रजामंडल के साथ मिल जाते हैं। क्योंकि देखो, प्रजामंडल सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि तिलाड़ी कांड को आपको ध्यान में लेकर चलना है। इस प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे कर, पौंडी टोटी कर हो गया, ठीक है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कर तुम्हारे पास खेणी वो हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। विभिन्न प्रकार के करों को यहाँ पे जनता से वसूला जाता था। इसलिए यहाँ की जनता बहुत ज्यादा तुम्हारी क्या थी? परेशान थी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या होने लगे तुम्हारे पास? यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियां उत्पन्न होने लगी, जिसमें से कि मतलब कि टी राज्य से भी कुछ लोग अब तुम्हारे पास कहाँ आते हैं? प्रजामंडल में आ जाते हैं।
अब देखो श्रीदेव सुमन को, क्योंकि मैंने कहा था कि श्रीदेव सुमन को मैंने फर्स्ट में कहा था कि श्रीदेव सुमन सिर्फ तुम्हारे अपने एक पर्टिकुलर एक विशिष्ट क्षेत्र से नहीं, उनके मन में तुम्हारा राष्ट्रवादी भावना भी उत्पन्न हो चुकी है। क्या हो चुकी है? राष्ट्रवादी भावना। क्योंकि वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से तुम्हारे पास क्या थे, बहुत ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे। क्या थे? इनकी विचारधारा से बहुत ज्यादा क्या थे, ये प्रभावित थे। कौन? श्रीदेव सुमन जी। अब सुमन जी यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि 1941 और 8 अगस्त कितने में, 8 अगस्त 1942 में, कितने में, 8 अगस्त 1942 में आप लोगों को पता है कि जो तुम्हारे पास इंडियन नेशनल नेशनल कांग्रेस थी, कौन थी? इंडियन नेशनल। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ये समझना जरूरी है। यहाँ पे अब 1942 में क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आपको अब भारत को भी देखे चलना है कि कौन कौन सी राजनीतिक यहाँ पे गतिविधियां हो रही है, और उसी को देखना हमको टिहरी में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ढंग से ना, अगस्त 1942 में, अगस्त 1942 में, मतलब कि 8 अगस्त स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है कि तुम्हारे पास जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसका बोला तुम्हारा बम्बई अधिवेशन होता है, बम्बई अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, लाला लाजपत राय हो गए, विभिन्न प्रकार के तुम्हारे पास जो राजनेता थे, और नेहरू जी हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, ठीक है, ये इस अधिवेशन में क्या कहा गया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्या कहा गया, भारत छोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, जो तुम्हारे पास मतलब कि मुंबई अधिवेशन में ग्वालियर टैंक, महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक, कहाँ से, ग्वालियर टैंक एक तुम्हारे पास मैदान है, क्या है, ग्वालियर टैंक मैदान से मैंने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे शुरू हो गया था। क्योंकि आपको पता है क्रिप्स मिशन, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा क्रिप्स मिशन, और यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 1939 से 1945 तुम्हारा सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है। और इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में और इस क्रिप्स मिशन के मतलब कि उस पे नाकामयाब पे, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सेना का जबरन वहां पे तुम्हारे पास क्या लिया गया, युद्ध में, बिना मतलब की परमिशन के, कांग्रेस के परमिशन के बिना यहाँ की सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतारा गया, जिसके विरोध में 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया था, शुरू हो गया था। अब यहाँ पे महात्मा गांधी ने एक सबसे प्रतिष्ठित एक यहाँ पे नारा दिया था, डू एंड डाई, क्या था, डू एंड डाई, मतलब कि या तो करो या फिर मरो, मतलब कि या फिर इन अंग्रेजों यहाँ से हमको बाहर फेंक फेंकना है, या फिर तो मर जाना, क्या होना है, मर। तो आप लोग देखते होंगे विभिन्न प्रकार से यहाँ पे हर जगह पूरे के पूरे देश में यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है। क्यों हर जगह क्या होता है, अब देखो, क्योंकि अब देखो भारत में उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पूरे भारत में अंग्रेजों का विरोध चल ही रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे भारत में चल उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा है, ब्रिटिश, कौन सा है, ब्रिटिश है। अब कुमाऊं कमिश्नरी, इससे पहले तुम्हारे यहाँ पे गोरखा लोग थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता तुम्हारे पास अंग्रेजों के उसमें थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे यहाँ पे तुम्हारे पास जरूर नहीं है कि जो उनकी पीढ़ी होगी वही काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब नए नए लोग आगे, तो उनको भी इन्हें ब्रिटिशों की नीतियां यहाँ पे अच्छी नहीं लगती थी, वो हम कुमाऊं कमिश्नरी पढ़ेंगे। और टिहरी रियासत में, किसमें, टिहरी रियासत को इस राष्ट्रीय, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन कैसा है, एक राष्ट्रीय आंदोलन है, कोई क्षेत्रीय आंदोलन नहीं है, तो हमारे इस टिहरी रियासत के क्षेत्रीय आंदोलन को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का सबसे एक महत्वपूर्ण यहाँ पे एक ब्रिज का काम तुम्हारे पास कौन करते हैं, श्रीदेव सुमन, ये हमको यहाँ पे जानकारी जरूरी है। तो इसलिए 1942, 8 अगस्त 1942 के इस भारत छोड़ो आंदोलन में कहीं ना कहीं तुम्हारे पास कौन भागीदार होंगे, श्रीदेव सुमन। यहाँ पे आपको ढंग से देखने से, ठीक है, तो 1942 के श्रीदेव सुमन, मैंने कहा था कि फिर 8 अगस्त यहाँ पे ऑपरेशन जीरो आवर, क्या ऑपरेशन, ये लोग आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के थ्रू जितने भी लोग ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे थे, उनको तुम्हारे पास क्या करते, सीधे जेल में, सीधे कहाँ कहाँ डालते, जेल में। वैसे सीधा जेल में कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसे सीधा जेल में नहीं डालते, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। पहले उस पर तुम्हारे पास होगा मुकदमा, जो होगा, फिर उस पर चार्जशीट बनती है, क्यों बनती है, चार्जशीट बनती है, ठीक है, केस डायरी बनती है, फिर उस पर वकील, जो तुम्हारे पास जज साहब है, वकील कोर्ट, मतलब कि 24 घंटे के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराना पड़ता है, फिर मजिस्ट्रेट की उस पर बात है कि उसको जेल देता है या जमानत देता है। लेकिन उस ऑपरेशन जीरो आवर में सभी के सभी आंदोलनकारियों को जेल में डाला गया। और यहाँ पे 28 अगस्त को, 28 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के बाद श्रीदेव सुमन जी को भी तुम्हारे पास कहाँ डाला गया, देहरादून के जेल में। कहाँ डाला गया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, देहरादून के जेल में। कहाँ है, देहरादून के, क्योंकि वो तो कहाँ पे करते आंदोलन,
मतलब कि टीरी रियासत के विरुद्ध कर रहे थे, तो कहीं न कहीं इंडिया किसके विरुद्ध कर रहे थे? ब्रिटिश सेना के विरुद्ध कर रहे थे। तो देहरादून में मतलब कि उनकी गतिविधियाँ कहाँ पे चल रही थी? देहरादून में। तो इसलिए उनको कहाँ पकड़ा गया तुम्हारे पास? देहरादून जेल में डाला गया। जब वो देहरादून मानते हैं कि जब वो वहाँ पे देवप्रयाग जा रहे थे, जनता के बीच में वो करने के लिए, तो हमेशा आप लोगों को पता है कि पूरी जनता को डालेंगे, जनता का जो नेतृत्व कर रहे हैं, मेन नेता को हमेशा क्या करते हैं? पुलिस पकड़ती है। तो इसलिए देहरादून जेल में डालते हैं और उसके बाद इनको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? आगरा जेल में। कहाँ? आगरा जेल में। तो 28 अगस्त 1942 को इनको आगरा के जेल में यहाँ पे कैद किया जाता है। तो मतलब कि अब थोड़ा समय के लिए यहाँ पे शांति हो गई। कहाँ पे? टिहरी में। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रमुख नेता थे, उनको इन्होंने आगरा जेल में डाल दिया और इनकी रिहा होती है 1943 में। कितने में? 1943 में। इनकी तुम्हारे पास क्या होती है? नवंबर में। कितने में? नवंबर 1943 में श्रीदेव सुमन जी की तुम्हारे पास आगरा जेल से क्या कर देते हैं? रिहा कर दें। क्या कर दें? दिया कर दें। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अब यहाँ से थोड़ा सा कहानी क्या हो जाती है? बदल जाती है। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में तो चलेगी, लेकिन उनको अपने रियासत के इन जनताओं पर जो होने वाले अत्याचार है, राजशाही शासन है, उनको भी खत्म करना था। उसी के लिए उन्होंने पंजाब मंडल की स्थापना भी की थी। अब यहाँ से थोड़ा यहाँ पे सिद्ध सुमन की थोड़ी स्थिति खराब हो जाती है और यहाँ पे अब फिर से जिस प्रकार से तुम्हारे पास पहला कलंक तुम्हारे पास टिहरी इतिहास में कौन सा था? 30 मई 1930 का होने वाला तिलाड़ी कांड। अब यहाँ पे 30 दिसंबर को। कितने को? 30 दिसंबर को। 30 नवंबर में यहाँ आते हैं और 30 जब जब वो यहाँ पे टिहरी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? टिहरी में जाते हैं। अब टिहरी, अब देखो, जब जब यहाँ पे आए ना नवंबर 1943 में, जब ये टिहरी में घुसते हैं, तो इस मतलब कि अब 27 नवंबर, कितने नवंबर को? 27 नवंबर को जब ये यहाँ 2-3 बार आते हैं, लेकिन अब जैसे सपोज यदि देहरादून से चल रहे, कहाँ? टिहरी। कहाँ चल रहे हैं? ये हमारे सब देहरादून है, ये तुम्हारे पास क्या है? टिहरी है। जब ये जैसे बाउंड्री पे जाते हैं, तो यहाँ पे ये गेट में इनको कभी भी यहाँ पे एंटर नहीं करते। सरदेव सुमन जी को यहाँ पे इनकी सेना अंदर नहीं नहीं आने दिया है। लेकिन जब ये पूरे जन आक्रोश के साथ यहाँ पे जाते हैं, तो 27 नवंबर, कितने को? 27 नवंबर 1943 को। 1943 को 1943 में यहाँ पे क्या करते हैं कि इनको राजद्रोह में, किसमें? राजद्रोह के अपराध में। किसमें? राजद्रोह के अपराध में इनको तुम्हारे पास कहाँ पे? टिहरी जेल में। कहाँ? टिहरी जेल में डाल देते हैं इन पे इस दिन। और इनको इन पे तुम्हारे पास उस टाइम पे लोग कहते हैं कि इनको 2 साल की सजा। कितने साल की? 2 साल की सजा दी जाती है और 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। सिर्फ किसके लिए? कि हमारे प्रजा मंडल को क्या करो आप? मान्यता दो। और यहाँ पे एक तुम्हारे पास कैसे शासन की स्थापना करो? उत्तरदायी। किसकी? इनकी सिर्फ 2-3 चीजें थी यहाँ पे। 2-3 चीजें। एक अब इनकी थोड़ा सा इनकी एक मांग देखो, ठीक है? इनकी एक तुम्हारे पास मांग क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट, प्रजामंडल की प्रजामंडल की को मान्यता दो। राजा से इन्होंने एक ही बात कह दी कि आप हमारे प्रजामंडल को मान्यता दो, मतलब कि हम कभी भी विद्रोह कर क्या कर सकते हैं आपके देश में, कि राजा ने कोई गलत काम कर दिया तो हम तुम्हारे क्या कर सकते हैं यहाँ पे? विद्रोह कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास इनके जैसे दीवान हो गए, दीवान के हो गए, दीवान हो गए, वजीर हो गए, क्या हो गए? वजीर हो गए। तो ये सारे तुम्हारे पास कैसे थे? ये कोई ये मतलब कि एक राजतंत्रात्मक थे। इनको किसी जनता ने यहाँ पे चुनाव से नहीं भेजा था। तो इसलिए जो भी इनका जो शासन चला था, वो एक राजतंत्रात्मक था। इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करो। क्या करो? उत्तरदायी शासन की स्थापना करो। अब उत्तरदायित्व भी होता है कि जब जनता अपने द्वारा चुने गए व्यक्तियों को पहुंचाता है और तुम्हारे ऊपर शासन, मतलब कि उत्तरदायी मतलब जवाब देगी वो एक प्रकार से, कि अगर कोई गलत का, जैसे आज के दिन आप लोग देते होंगे, अगर सरकार कोई कदम उठाती है, तो उसको जनता को क्या देना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है। चाहे आप लोकसभा है, चाहे विधानसभा है। वहाँ पे सत्र में आप लोग देते होंगे कि कुछ भी किया तो उसके उसमें मतलब कि जनता के समक्ष आप देखो, आप लोग जैसे हमारे यहाँ पे सपोज आप अपने अपने क्षेत्र के भेजते हैं, लोकसभा मेंबर के भेजते हैं, जिसे हम कहते हैं एमएलए। क्या कहते हैं? एमएलए। अगर आप लोग यहाँ से एमपी, सॉरी एमपी क्या करते हैं? एमपी लोकसभा, अगर आप एमपी भेजते हैं, तो आपके क्षेत्र का एमपी आपके क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। तो आपके द्वारा सरकार तक बात पहुंचाना है, चाहे उनकी नीतियों को पहुंचाना है, वो तुम्हारे पास कौन करता है? एमपी करता है। लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे एक उत्तरदायी शासन नहीं था। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टैक्स के थे, टैक्स थे जो तुम्हारे पास जबरन वसूल जाते थे, उनको इन्होंने कहा कि इनको खत्म कर दो। ये 2-3 चीजें यहाँ पे सिरदेव सुमन की राजा के समक्ष के थी, मांगे थी। क्या थी? मांगे थी। और ये मांगे इन्होंने पूरी नहीं की। तो इसलिए इनको 30 नवंबर, कितने को?
30 नवंबर 1943 को तुम्हारे पास क्या करते हैं, टिहरी जेल में, किसमें, टिहरी जेल में बंद कर देते हैं। अब यहाँ से थोड़ा स्थिति खराब हो जाती है, किस प्रकार से होती है आप लोग थोड़ा देख सकते हैं इसको। अब टिहरी जेल, मतलब कि मैं टिहरी जेल बोल रहा हूँ ना, टिहरी जेल मतलब कि उस टाइम का जो कहते हैं काला पानी की सजा, क्या, जो अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा होती थी ना, उस प्रकार से तुम्हारे पास ट्रीट कर देते तुम्हारे पास कैदियों के साथ, कहाँ पे, टिहरी जेल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना आप लोगों को कि ये सारे के सारे तुम्हारे पास राजा के क्या है, ये चाडोका टाइप के जितने भी राजशाही के लोग थे। देखो यहाँ पे सिरदेव सुमन ने ये तक आता है कि मैं किसी राजा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा राजा के प्रति वही सद्भाव है, वही ईमानदारी है, उनके प्रति वही वफादारी है। लेकिन जो उसके राजशाही है, क्या है, राजशाही लोग हैं, क्या है, उस राज्य के जो तुम्हारे पास वहां पे वो लोग हैं, उनके विरुद्ध मेरा क्या है, विद्रोह है। तुमको एक उत्तरदायी शासन यहाँ पे चलाना चाहिए। तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे इस प्रकार से घटना होती है, तो यहाँ पे 2 साल की सजा सुना देती है 30 मई 1943 को, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग मानते नहीं, ठीक है, इन मांगों को ये मतलब कि इग्नोर कर देते हैं। अब जब इनकी पेशी होती है कहाँ पे, कोर्ट में, कहाँ पे, कोर्ट में, तो दो पक्ष होते हैं आप लोगों पे, जैसे यहाँ पे जज बैठा है, यहाँ पे दो पक्ष, एक वादी और प्रतिवादी, तो इन्होंने कभी भी सिरदेव सुमन की बात को रखने ही नहीं दिया, उनको किसी वकील की यहाँ पे सुविधा भी नहीं थी, तो इसीलिए उनको फिर से काटा तुम्हारे पास जेल में डाल दिया। तो इन्होंने यहाँ तक कि जो तुम्हारे पास सिरदेव सुमन जी थे, इन्होंने मार्च में, कितने में, मार्च 1944 में एक अल्टीमेटम क्या दिया था, एक अल्टीमेटम भी दिया था राजा को कि अगर आप लोग मेरी इन मांगों को नहीं मानेंगे, हमारे प्रजामंडल को आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं करेंगे, तो मैं आमरण अनशन चलूंगा। उसने सिर्फ एक अल्टीमेटम दिया, ठीक है, कि अगर आप लोग, तो मैं क्या लूंगा, आमरण अनशन लूंगा। और आप लोगों को पता है कि 1938 से ही तुम्हारे पास हमारे इस पूरे टी राज्य में एक तुम्हारे पास एक प्रमुख नेता थे, मतलब कि पूरी की पूरी जनता तुम्हारे पास किनकी सार्वभौमिक, सिरदेव। अगर इनको कुछ हो गया तो यहाँ पे जनता तुम्हारे पास क्या कर देगी, बहुत ज्यादा क्या कर देगी, यहाँ पे विद्रोह कर देगी। तो इसीलिए अब यहाँ पे लेकिन फिर भी ये लोग इसके बाद को, इनकी बात को नहीं मानते हैं। और बात आई तुम्हारे पास 3 मई, कितने में आ गई, 3 मई 1944 को, कितने को, 3 मई 1944 को सिरदेव सुमन जी यहाँ पे आमरण अनशन लेते हैं, क्या लेते हैं, आमरण अनशन लेते हैं। आमरण अनशन का मतलब कि जब तक जान है, जब तक सांस चल रही है, तब तक मैं किसी भी अन्न पानी का क्या कर दूंगा, त्याग कर दूंगा। जब तक तुम हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, तो जब तक मेरी सांस है तब तक हम अन्न पानी को क्या कर देंगे, यहाँ पे त्याग देंगे। और 3 मई 1944 के होता है, और इसके 84 दिन बाद, कितने दिन बाद, 84 दिन बाद डेट आती है तुम्हारे पास, 25 जुलाई, क्या आता है, 25 जुलाई 1944 को, कितने को, 1944 को यहाँ पे तुम्हारे पास कौन, सिरदेव सुमन जी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इनकी इस शहादत को शहीद हो जाते हैं। इस शहादत को हम लोगों का काम है कि अपने इन महान वीर क्रांतिकारियों को हमको अपने दिलों में सजोना है। देखो एक, अब आप लोग खुद सोचो उस टाइम पे हमारी उम्र में, देखो ठीक है, हमसे भी छोटे, क्योंकि 1916 में, कितने में, 1916 में 25 मई को, कितने को, 25 मई 1916 को जन्म होता है, और 25 जुलाई कितने को, देखो सेम डेट को, और 1944 कितने को, मात्र अगर आप लोग देते होंगे 8 8 से 14 28 साल, कितने साल, 28 साल की उम्र में किसी राज्य के लिए शहीद हो जाना, किसी देश के लिए शहीद हो जाना, लगाओ कितनी बड़ी बात है। और इस बीच इनके बीच क्या नहीं हुआ, ये तो भगवान चाहता है कि भी यही जान लोगे। इतने मतलब कि यहाँ पे इन्होंने इतना ज्यादा यहाँ पे वो किया, इन्होंने इतनी यातनाएं हमारे मतलब कि सुमन जी को दी, कि मतलब कि इनके अनशन को तोड़ने के लिए मानते हैं कि इन्होंने इनके खाने में रेत मिला के मिला था, रेत तक मिलाया था, और इनके गले में मतलब कि नाक के थ्रू तुम्हारे पास क्या पूछा था, इन्होंने पानी क्या बताया था, इनके अनशन को तोड़ने के लिए। और 25 जुलाई 1944 को मानते हैं कि मतलब कि यहाँ पे निमोनिया से, निमोनिया से तुम्हारे पास, इनकी तुम्हारे पास क्या यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब लगाओ अगर ये बात अगर जनता को पता चलती, तो जनता इस मतलब कि राजशाही का क्या हाल करती। इसलिए इन्होंने इस बात को तुम्हारे पास क्या रखा, गुप्त क्या रखा, गुप्त रखा, किसी भी मतलब कि किसी को बताए नहीं। और इनको तुम्हारे पास भिलंग नदी, किसमें, भिलंगना नदी में तुम्हारे पास कर इनको फेंक दिया, किनको, सिद्धदेव सुमन जी को।
तो इन 84 दिनों के आमरण अनशन के बाद हमारे मतलब कि ये वीर गति को प्राप्त होगी, मतलब कि शहीद हो गए। इन्होंने हमारे देश को शहादत दी थी। और पूरे के पूरे आप लोग देखे होंगे 30 नवंबर कितने को, 30 दिसंबर को, कितने को, 30 दिसंबर को इनको तुम्हारे पास क्या करते हैं, 30 दिसंबर को इनको जेल होती है। तो 30 दिसंबर से आप लगा लेना, 30 दिसंबर से लेकर 25 जुलाई तक। और टोटल तुम्हारे पास कितने हो रहे हैं, 209 कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट लेने की, सिरदेव सुमन जी तुम्हारे पास टोटल 209 दिनों तक जेल में, टिहरी जेल में रहे थे। वो 1 साल तो वो तुम्हारे पास उस टाइम रहे थे ना, लेकिन टिहरी जेल में तुम्हारे पास कितने साल रहे थे, 209 दिनों तक इन्होंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे पास कहाँ बिताया, टिहरी में। तो लगाओ जब से इनका जन्म हुआ था तब से लेकर लास्ट तक ये भी अपने राज्य में इस प्रजामंडल के लिए और यहाँ पे इस राजशाही को खत्म करने के लिए लड़ते रहे। और अंतिम रूप से 25 जुलाई को इनकी यहाँ पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। थोड़ा आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी तक हमने देखा था कि 25 जुलाई को कितने को, 25 जुलाई 1944 को तुम्हारे पास हो गए थे, सिद्धू सुमन की यहाँ पे डेथ हो गई थी, शहीद हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या अब देखो, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पे स्थितियां बदल गई थी। और 1946 तक थोड़ा यहाँ पे मामला ऐसे ठंडा रहा था। लेकिन 1946 में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे फिर से तुम्हारे पास सकलाना क्षेत्र में, कहाँ पे, सकलाना क्षेत्र में, ठीक है। सकलाना क्षेत्र हम टिहरी पढ़ते समय पहले बोल चुका हूँ, जो तुम्हारा देहरादून का क्षेत्र, जो तुम्हारा टिहरी से मिलता है ये वाला क्षेत्र, सुरकंडा देवी वाला है, ये तुम्हारे पास कौन सा क्षेत्र है, सकलाना क्षेत्र, ठीक है। और सकलाना क्षेत्र आप लोगों को पता है कि एक तुम्हारे पास एक गांव पड़ता है पुजार गांव, कौन सा गांव पड़ता है, पुजार गांव पड़ता है। वहां से तुम्हारे पास कौन है, नागेंद्र सकलानी, कौन से है, नागेंद्र सकलानी भी एक महान कहते यहाँ पे क्रांतिकारी थे, एक मतलब कि समाज सेवी थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि 1946 के बाद फिर यहाँ पे विद्रोह होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब यहाँ पे देश आजाद होता है 15 अगस्त को, क्या होता है तुम्हारे पास, अब आपको यहाँ पे एक चीज और लेनी है, अब तक इसके विरुद्ध था। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जब देश आजाद हो रहा था तो यहाँ पे रियासतों को कहा गया था कि तुम या फिर भारत में विलीन हो जाओ, या फिर पाकिस्तान के हो जाओ, या फिर तुम अपना स्वतंत्र घोषित हो सकता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा रियासत थी वो तो भारत में रहा, लेकिन इन्होंने अपना या मतलब कि भारत के संविधान को लागू नहीं किया, अपने किसने को किया, अपना अपना अलग से संविधान चलाने, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे फिर भी देश आजाद होने के बावजूद भी यहाँ पे टिहरी में तुम्हारे पास यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था कौन सी थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अब यहाँ की जनता को फिर से विद्रोह हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों की 15 अगस्त 1947 को परिपूर्णानंद पैन्युली प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। और यहाँ पे जब ये प्रजामंडल के अध्यक्ष थे तो मानते कि जब ये देहरादून में उस टाइम पे झंडा रोना, क्योंकि देहरादून वाला तुम्हारे पास किस क्षेत्र में, देहरादून तुम्हारे पास ब्रिटिश में, किसमें, ब्रिटिश क्षेत्र में, तो वो तो तुम्हारे पास आजाद हो गया 15 अगस्त को, लेकिन टिहरी नहीं हो पाया, टिहरी यहाँ पे नहीं हो पाया, ठीक है। तो 1947 में तुम्हारे पास दोबारा तुम्हारे पास होता है सकलाना विद्रोह होते हैं। तो कभी सकलाना विद्रोह हो रहा है, कभी सिद्धू सुमन ऐसा हो रहा है। तो वहां पे नरेंद्र शाह कौन, नरेंद्र शाह तुम्हारे पास यहाँ पे राजगद्दी को जीते जीत करते हैं, छोड़ देते हैं और अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को, किसको, मानवेंद्र शाह को यहाँ पे राजा बनाते हैं। और ये मानवेंद्र शाह यहाँ पे सकलाना विद्रोह का दमन भी करते हैं। फिर उस बाद 10 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी और सकलाना, अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होता है कि नागेंद्र सकलानी और भोलूराम तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। किसमें, सकलाना के विद्रोह में। जब ये राजशाही के विरुद्ध यहाँ पे चल रहे थे तो यहाँ पे इन दोनों की तुम्हारे पास हो जाती है मृत्यु, ये अपने शहीद हो जाते हैं। और 15 जनवरी 1948 कितने को, 15 फरवरी कितने को, 11 जनवरी को, मतलब कि ये बिल्कुल पूरी राजशाही के विरुद्ध इतना भयंकर आंदोलन कर देते हैं कि 50,000 की फौज की पूरी जनता तुम्हारे पास टिहरी के राजा को मारने उतरते हैं। इसलिए यहाँ पे जो तुम्हारे पास मानवेंद्र शाह थे, टिहरी मतलब कि इन जनताओं के डर से तुम्हारे पास नरेंद्र नगर भागे, कहाँ भागे, नरेंद्र नगर भाग जाते हैं। इतना इतिहासकार यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 15 फरवरी 1948 को यहाँ पे अंतरिम सरकार के बनते हैं। हाँ, बात हो जाती है कि भाई तुम अपनी सरकार यहाँ पे बनाओ, और जब तक चुनाव नहीं होते हैं तो तब तक यहाँ पे अंतरिम सरकार को रखो। और उस टाइम पे यहाँ पे पहले सीएम बनते हैं ज्योति प्रसाद, कौन बनते हैं, अब प्रधानमंत्री बनते हैं दौलत राम, कौन बनते हैं, ये 2-3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगस्त 1948 में यहाँ पे निर्वाचित विधानसभा, अभी तक अंतरिम बनी थी, अंतरिम सरकार वो सरकार होती है जो बिना चुनाव के बनाई जाती है कुछ समय के लिए। फिर यहाँ पे निर्वाचित सदस्य होते हैं। और इस विधानसभा की जितनी बार यहाँ पे अध्यक्षता की थी वो तुम्हारा की थी पुरुषोत्तम दत्त रतोड़ी, किसने किया था, पुरुषोत्तम दत्त रतोड़ी ने, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे मतलब कि इतना ज्यादा विद्रोह हो गया तो कहीं ना कहीं फाइनली यहाँ पे मानवेंद्र शाह, किसको, मानवेंद्र शाह को यहाँ पे हमारे भारत संघ में, किसमें, भारत संघ में विलय होना ही पड़ा। देखो इतनी बड़ी साधना दी थी सिद्धू सुमन जी ने, नागेंद्र सकलानी ने, भोलू राम ने, ठीक है। और तो इसीलिए फाइनली यहाँ पे मानवेंद्र शाह को हमारे भारत संघ में अपना विलय करना पड़ा तीन राज्य का। और सबसे इंपोर्टेंट अगर क्वेश्चन बनता है अगर यहाँ से, तो जो तुम्हारे पास टिहरी था, क्या था, टिहरी था,
भारत संघ में तुम्हारे पास संयुक्त प्रांत, कौन सा प्रांत था उस टाइम पे, जो तुम्हारे पास यहाँ पे था संयुक्त प्रांत, कौन था? ऐसे नहीं उत्तर प्रदेश या हो गया, ठीक है, उस टाइम पे संयुक्त प्रांत था। और इसका तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास ये हमारे टिहरी है, वो तुम्हारे पास 50वें नंबर का, कौन से नंबर का? 50वें नंबर का तुम्हारे पास क्या बनता है? जिला बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इसको किसमें मिलाते हैं? कमिश्नरी में। किसमें मिलाएंगे? कमिश्नरी में मिलाएंगे। और कुमाऊं कमिश्नरी का किसका? कुमाऊं कमिश्नरी का चौथा जिला, कौन सा जिला? 4th नंबर का जिला। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जब टिहरी राज्य का हमारे देश में विलय होता है तो वो कौन से नंबर का जिला बनता है? संयुक्त प्रांत का 50वें नंबर का जिला बनता है। फिर आप लोगों को पता है कि बाद में फिर उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश। फिर 9 नंबर। अब हमको यहाँ से देखना है कि किस प्रकार से बाद में यहाँ पे उत्तराखंड बनता है। क्या बनता है? उत्तराखंड बनता है। फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा तुम्हारे पास कुमाऊं कमिश्नरी होगा, कुमाऊं कमिश्नरी। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा क्लास लंबी हो पा रही है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा सिद्धेश्वर सुमन जी के बारे में आप लोगों को पता होगा। इसमें थोड़ा एक चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक चीज याद रखना। जो तुम्हारे पास ये है ना गढ़वाल विश्वविद्यालय, ये तुम्हारा श्रीदेव सुमन, कौन सा है? श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, क्या विश्वविद्यालय। ये भी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। कब हुई थी? और वो तुम्हारे पास पंडित दीनदयाल, किसने? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल। लेकिन 2012 में इसका नाम तुम्हारे पास क्या रख दिया गया? श्रीदेव सुमन के नाम पर रख दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2011 में पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो कि आपको पता है कि टिहरी में, कहाँ पर है? टिहरी में बादशाही थौल में, कहा है? बादशाही थौल में है। और 2012 में अपने सिद्धेश्वर सुमन जी की याद में यहाँ पे इसका नाम परिवर्तन करके श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय रख दिया गया। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। वो आए आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, अच्छी लगी लाइक एंड शेयर करें। और कहीं पे आपको कंफ्यूज होता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।